हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विकास की विभिन्न अवस्थाएं। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी टीचिंग एग्जाम जैसे कि सी टैट हुआ, यूपी टैट या फिर KVS डी ट्रिपल एस बी या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं जैसे कि बीएड हो गया या फिर DLED बीएड, तो कुछ भी आप BLED, तो ऐसा कोई भी टीचिंग का कोर्स, तो देखिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। विकास की विभिन्न अवस्थाएं, आपको हर टीचिंग, कोई भी टीचिंग का कोर्स हो या कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसी अपने चैनल पर मैं आपको हिंदी के मैंने कुछ टॉपिक कराकर इसी यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिए। जैसे कि मैंने उसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वर्णमाला, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाकर और कुछ क्वेश्चंस के साथ हिंदी साहित्य कंप्लीट कराकर इसी चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया है। तो चलिए अब बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको पढ़ाऊंगी विकास की विभिन्न अवस्थाएं, ठीक है। तो इसमें देखिए विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, तो मैं वन बाय वन आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आज आपको पढ़ाऊंगी शैशवावस्था। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फेंसी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी बाल्यावस्था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी किशोर अवस्था, ठीक है। वन बाय वन मैं आपको एक एक अवस्था के बारे में पढ़ाऊंगी। और देखिए आप यकीन करिएगा कि जितना मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी, जैसे कि शेषवावस्था आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो शेषवावस्था अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। शेषवावस्था के बारे में बताऊंगी, फिर इसकी कुछ डेफिनेशंस बताऊंगी, इसकी कुछ विशेषताएं बताऊंगी, और जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं सब आपके साथ डिस्कस करूंगी और आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विकास की जो विभिन्न अवस्था है उसमें सबसे पहले होती है शैशवावस्था। तो देखिए शैशवावस्था को हम स्टार्ट करते हैं कि शैशवावस्था क्या होती है। इन्फेंसी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था, बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। क्या कहते हैं कि जो बालक है, बच्चा है, वो जब जन्म लेता है, जैसे ही उसने जन्म लिया, और वो जो उसकी अवस्था होती है जन्म लेने के बाद की जो उसकी अवस्था है उसी को क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। बच्चा माँ के गर्भ में है, बच्चे माँ के गर्भ में है, तब तक तो क्या हो जाता है कि वो गर्भ की अवस्था होती है। लेकिन जैसे ही वो गर्भ से बाहर आया तो उसी अवस्था को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था कहा जाता है। और न्यू बॉर्न बेबी किसको कहा जाता है? जो पैदा होने के 14 दिन तक का जो बच्चा होता है उसको कहा जाता है न्यू बॉर्न बेबी। तो देखिए नेक्स्ट इसका पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि ये अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक या 6 वर्ष तक की मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? कि ये जो अवस्था है ये जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष की मानी जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी कुछ और बातें। तो देखिए मैंने भी आपको क्या बताया था कि 0 से जन्म से मतलब जन्म होने के बाद माँ के गर्भ से जैसे ही बच्चा बाहर आता है और उसके 14 दिन की अवस्था को हम क्या कहते हैं? न्यू बॉर्न बेबी। नई बच्चे की जो अवस्था होती है वो नई अवस्था कही जाती है, बच्चे की नई जन्म की अवस्था। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो अवस्था होती है ये 5 वर्ष या 6 वर्ष की मानी जाती है। देखिए उसको माना जाता है जन्म से, कहीं कहीं उसको माना गया है जन्म से 5 वर्ष या फिर कहीं माना जाता है 6 वर्ष। तो जन्म से 5 वर्ष तक भी आपको देखने को मिलेगी 0 से 5 इस तरीके से, और आपको देखने को मिलेगी 0 से 6, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको पूछा जाए तो कहीं कहीं से जन्म से 5 वर्ष और कहीं कहीं इसको जन्म से 6 वर्ष माना गया है। तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए 2 माह की अवस्था जो होती है, 2 महीने की अवस्था में बालक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। क्या करने लगता है? जो 2 महीने का बच्चा हो जाता है, मैंने क्या बताया कि जन्म लेने के बाद बच्चा 14 दिन तक का जो होता है उसको हम न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं। लेकिन उसके बाद जब बच्चे की आयु 2 महीने की हो जाती है तो उस अवस्था में बालक क्या करता है? जो बच्चा होता है वो वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करता है, ठीक है। वो वस्तु की तरफ देखना प्रारंभ कर देता है, ध्यान केंद्रित करने लगता है। और देखिए 4 माह की अवस्था जो होती है इसमें बच्चा क्या करने लगता है कि 4 माह की अवस्था में जो बच्चा है 4 माह में, 4 महीने की अवस्था में वस्तुओं को पकड़ने व संवेगों की स्पष्ट अभिव्यक्ति करने लगता है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। देखिए कुछ सिंपल सी बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, आपको बताया है। मतलब संवेगात्मक व्यवहार कैसे, जैसे कि भूख लगने पर रोना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये होता है आपका संवेगात्मक व्यवहार, ठीक है। आशा करती हूँ कि जितना मैंने आपको बताया ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें बताई हैं
कि इसका टाइम पीरियड कब से कब तक माना गया है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका टाइम पीरियड माना जाता है शेषवावस्था का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसका टाइम पीरियड माना जाता है जन्म से 5 वर्ष या फिर कहीं कहीं माना जाता है जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था जो होती है, ये होती है आपकी शेषवावस्था। और देखिए ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो हमारा विकास है वो चाहे शारीरिक विकास हो या फिर मानसिक विकास हो, तो बहुत कैसा होता है, बहुत तीव्र होता है, बहुत तीव्रता के साथ होता है। ठीक है, चलिए मैं बस के आगे की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद जो इसकी विशेषताएं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आई होप कि आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए अब चलते हैं आगे। और देखिए आप यकीन करिएगा कि आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देना चाहते हो तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये चैनल रहेगा। आप टीचिंग के एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आपकी साइकोलॉजी में इतनी अच्छी करा दूंगी इसी चैनल से कि आप पूरा 100% उसमें अपना एग्जाम में कर पाएंगे, बेटर से बेटर आप कर सकते हैं। चलिए अभी मैंने आपको बताया कि मैं अब आपको बताऊंगी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप यूपी टेट के एग्जाम देना चाहते हैं या फिर कोई भी ऐसा रीट का एग्जाम देना चाहते हैं प्राइमरी लेवल पर या फिर अपर प्राइमरी लेवल, तो कोई भी ऐसे एग्जाम में परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। एचटेट में परिभाषाएं पूछे जाते हैं पर सीटेट में परिभाषाएं नहीं, डायरेक्ट पैडागोजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अब मैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप टीचिंग का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कि यूपी टेट देना चाहते हैं, तो वहाँ एग्जाम में डेफिनेशन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सिगमंड फ्राइड ने शेषवावस्था को क्या कहा है। तो देखिए सिगमंड फ्राइड जो है, सिगमंड फ्राइड आपको पता है ये कौन है, साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में, मैंने क्या बोला कि वह प्रारंभ के, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, 5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने कहा है, सिगमंड फ्राइड ने ये परिभाषा दी है। तो देखिए आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद करिए कि 5 मिनट में फ्राई कर दो। फ्राई से आपने पकड़ लिया फ्राइड, फ्राई से आपने वर्ड पकड़ा, यहाँ से आप की पॉइंट पकड़िएगा, फ्राई मतलब फ्राइड। फ्राइड को आप ले लीजिए, माइंड में रखना है क्योंकि कितनी डेफिनेशन याद करनी करती है एग्जाम के लिए, तो आप यहाँ से अपने माइंड में रखिएगा कि जैसे कि 5 मिनट में फ्राई कर दो, मतलब फ्राइड ने क्या कहा है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। अब इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि हमारे जो नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वैलेंटाइन, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो शेषवावस्था है वो सीखने का कैसा काल है, आदर्श काल। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है ये किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा, तो आपका आंसर होगा वैलेंटाइन ने कहा। देखिए ये 2 से 4 बार आप इन्हें ऐसे कीवर्ड बना लीजिए, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि 5 मिनट में फ्राई कर दो, तो फ्राइड से आप याद रखेंगे, आदर्श काल आप ये वर्ड पकड़िएगा, वैलेंटाइन ने कहा। ठीक है, अब इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट की तरफ जिनका नाम है वॉटसन। क्या नाम है, वॉटसन। देखिए वॉटसन ने क्या कहा है, वॉटसन ने कहा है कि शेषवावस्था में सीखने की सीमा, जो सीखने की सीमा होती है या तीव्रता जो होती है वो विकास की किसी भी अवस्था से अधिक होती है। देखें इन्होंने क्या कहा है कि जो शेषवावस्था है उसमें जो सीखने की सीमा या तीव्रता होती है विकास की किसी भी अवस्था से बहुत अधिक होती है। बच्चा देखिए शेषवावस्था में चीज़ों को ज़्यादा जल्दी सीखता है, ठीक है, वो सीखने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में आते आते उसके अंदर क्या आ जाती है, एक स्थिरता आ जाती है, वो उतना चीज़ों को नहीं कैच कर पाता जितनी वो शेषवावस्था में कैपेसिटी रखता है चीज़ों को सीखने की। तो आशा करती हूँ आपको यही बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए सीखने की जो सीमा तीव्रता है वो विकास की किसी भी अवस्था से अधिक होती है। ये किसने कहा, ये कहा है हमारे साइकोलॉजिस्ट वॉटसन ने कहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट के पास। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। जैसे कि क्रो एंड क्रो, इन्होंने कहा है कि जो 20वीं शताब्दी है वो किसकी शताब्दी है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये किसने कहा है, ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। देखिए 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है एग्जाम में ये डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा और नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में। जो 20वीं शताब्दी है उसी को क्या कहा जाता है, बालक की शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, देखिए शिशु शीघ्र ही, मतलब क्या होता है इसमें कि शिशु जो होता है बच्चा, शिशु कौन, बच्चा शीघ्र ही अपनी आसपास की वस्तुओं के संदर्भ में जिज्ञासा उत्पन्न करने लगता है। मैंने भी आपको क्या बताया कि शिशु शीघ्र ही अपनी आसपास की वस्तुओं के संदर्भ में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी मतलब वो तत्पर रहता है चीज़ों को सीखने के लिए, उत्पन्न करने लगता है। तो ये किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, आपको माइंड में रखनी है। तो देखिए और मैं आपको बताती हूँ और जो साइकोलॉजिस्ट हैं, देखिए जितनी डेफिनेशन मैं आपको करा रही हूँ आप बस इतनी डेफिनेशन पढ़िएगा, इससे बाहर एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी।
ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ। बस आप इतना कर कर जाइए जितना मैं आपको शेषावस्था में पढ़ा रही हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए शेषावस्था से रिलेटेड मैं एक और आपको बता रही हूँ कि देखिए 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क, न्यूमैन ने क्या कहा है, हमारे साइकोलॉजिस्ट है न्यूमैन, इन्होंने कहा है 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। ये किसने कहा है? ये कहा है न्यूमैन ने। क्या कहा है कि जो 5 वर्ष की अवस्था है वो शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ही ग्रहणशील होती है। हम बच्चा मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीखता है। मस्तिष्क मतलब हमारा दिमाग, और शरीर मतलब हमारे शरीर में, इसमें बहुत ज़्यादा विकास होता है। किसमें? शेषावस्था में। ठीक है, शेषावस्था में बच्चा सीखता भी ज़्यादा है और शरीर में भी अच्छा खासा विकास होता है। तो चलिए अब चलते हैं गेसल की तरफ। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने भी डेफिनेशन दी है शेषावस्था की। तो चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ शेषावस्था के बारे में। ठीक है, देखिए शेषावस्था में क्या इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला है शेषावस्था में गैसल के अकॉर्डिंग, गैसल ने क्या बताया है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में, जो बच्चा है वो शुरुआत के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख जाता है। ये किसने कहा है? ये कहा है गैसल ने। गैसल जो साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने कहा है कि जो स्टार्टिंग के 6 साल होते हैं उसमें बच्चा बाद के 12 वर्षों से बहुत बेहतर सीखता है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है गैसल ने। मतलब 6 वर्षों में ही वो 12 वर्षों से दुगना सीख जाता है। ठीक है, तो देखिए जितना भी था मैंने आपको बताया। अभी चलिए एक साइकोलॉजिस्ट और हैं, उनके बारे में मैं आपको और बताती हूँ, एडलर के बारे में, कि उन्होंने क्या कहा है। एडलर एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने शेषावस्था के बारे में क्या कहा है वो मैं आपके साथ और डिस्कस करती हूँ। तो देखिए जितनी भी डेफिनेशन है बस आप इतनी पढ़िएगा, एग्जाम में इससे बाहर बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आप निश्चिंत होकर इस एग्जाम की प्रिपरेशन करिएगा टीचिंग की, और इस शेषावस्था से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस आप इतना करिए जितना मैंने कराया है। तो चलिए आप चलते हैं एडलर की तरफ। देखिए इन्होंने कहा है एडलर, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही, बच्चे का जन्म हुआ, इन्होंने कहा है कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही, माह मीन्स महीने के बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। इन्होंने क्या कहा है एडलर, आप ट्रिक रख लिया, डॉलर का क्या स्थान है, तो आप इससे याद रखें डॉलर मतलब ये किसने कहा है? एडलर। एडलर डॉलर, एडलर डॉलर। ठीक है, डॉलर का क्या स्थान है, तो मतलब इन्होंने कहा है कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ये किसने कहा है? ये कहा है एडलर ने। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए कुछ मतलब एडलर ने कहा है कि जन्म के कुछ माह बाद ही ये डिसाइड किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। आई होप कि आपको इतने अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आगे आपके साथ और डिस्कस करती हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी शेषावस्था की प्रमुख विशेषताएं। क्या बताऊंगी मैं आपको? शेषावस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए, मानसिक विकास व शारीरिक विकास में तीव्रता, जैसे कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन करते में सबसे पहले ये बात बताई थी। क्या बताया मैंने आपको कि मानसिक विकास जो होता है बच्चे का मानसिक विकास व शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। किसमें होता है? शेषावस्था में। विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं उसमें शेषावस्था में जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, वो बहुत तीव्रता के साथ होता है अन्य किसी अवस्था के अकॉर्डिंग। जैसे कि बाल्यावस्था में स्थिरता आ जाती है, किशोर अवस्था में बच्चे का विकास इतना नहीं होता जितना शेषावस्था में हो जाता है। तो देखिए मैं बताती हूँ शारीरिक विकास, मैंने भी आपको क्या बताया, मानसिक विकास व शारीरिक विकास। तो देखिए शारीरिक विकास मीन्स बालक के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास बहुत तेजी के साथ होता है। जो शुरुआत के 3 साल होते हैं उसमें जो शारीरिक विकास होता है बहुत तीव्रता के साथ होता है। ठीक है, बालक की लंबाई में वृद्धि होती है। बालक की लंबाई आपको एकदम देखने को मिलेगी। बालक की लंबाई में वृद्धि, बालक के सभी अंगों का विकास तीव्र गति से होता है। किसमें? शेषावस्था में। और मैं अब आपको बताती हूँ, इसी में मैंने आपको बताया ये शारीरिक विकास किस तरीके से तीव्रता के साथ होता है, और मैं अब आपको बताऊंगी मानसिक विकास। तो देखिए मानसिक विकास में आप क्या समझ सकते हैं कि जो मानसिक विकास है इस अवस्था में शिशु की मानसिक क्षमताओं जैसे ध्यान, कल्पना, स्मृति, मतलब कल्पना करना, स्मृति मीन्स मेमोरी आदि क्षमताओं का विकास बहुत तेजी से होता है। इस अवस्था में बच्चे का क्या है? ध्यान, कल्पना, स्मृति आदि क्षमताओं का विकास बहुत तेजी से होता है। मूर्त चीजों के माध्यम से बहुत जल्द सीखता है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, मैंने बच्चे के आगे ये पेन रखा और मैंने बच्चे को बताया कि ये एक पेन है। ठीक है, तो मैंने ये मूर्त मीन्स होता है उस बच्चे के सामने ये चीज़ को प्रकट करना, बच्चे को ऐसे दिखाना कि देखो बच्चों ये क्या है, ये पेन है और इससे राइटिंग की जाती है, लिखा जाता है। ठीक है, तो बच्चे के सामने मूर्त चीज़ है तो बच्चा जल्दी से चीज़ को अपने माइंड में कैप्चर कर लेगा और बहुत अच्छे से इसको सीखेगा। तो मैंने आपको बताया मूर्त मीन्स क्या होता है, बच्चे के आगे एक लाइव चीज़ को रखना, मतलब उसके आगे प्रकट करना। ठीक है, और फिर उसको बच्चा अपने माइंड में कैच कर लेता है और मूर्त चीज़ों के माध्यम से वो बहुत तेज़ी से विकास करता है। ठीक है,
तो मैंने भी आपको बताया सजीव कल्पना मीन्स खिलौनों से बात करना। सजीव कल्पना कैसे कि बच्चा जो होता है, जो बच्चा होता है बहुत छोटा सा, वो क्या करता है, आपने देखा वो टॉयज से बात करता है। उसको आप गुड़िया दे दो, कोई डॉल आपने उसको दे दी, ठीक है, कोई भी ऐसा टॉयज आप उसके आगे रख दीजिए, कितने भी खिलौने वगैरह आप उसके आगे रखेंगे तो वो क्या करेगा, उनसे बातें करता है। उसको ऐसा लगता है ये मेरी तरह बोलते हैं, मेरी तरह मेरे साथ इन्वॉल्व है। तो ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चे को, तो बच्चा सजीव कल्पना करता है किसमें, शेष अवस्था में। आई होप कि आपको मानसिक विकास और शारीरिक विकास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया मानसिक विकास, तो जो शैशवावस्था होती है इसमें बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में क्या होती है, तीव्रता होती है। बच्चा चीज़ों को जल्दी कैच करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं गैसल, उन्होंने क्या बताया था कि शुरुआत के 6 साल में बच्चा अगले 12 वर्षों से दुगना सीख जाता है। तो देखिए शैशवावस्था में जो भी चीज़ आप बच्चे को बताओगे उसको उतनी जल्दी से कैच कर लेगा और फाइनली वो उस चीज़ को बहुत तीव्रता के साथ सीख जाता है। जैसे कि हमने बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके बाद तभी तो बताते हैं ये पापा हैं, ये चाचा हैं, तो बच्चे एक एक बार चीज़ों को सुनता है और समझता है, ठीक है, अपने माइंड में कैच करता चला जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया सीखने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है शैशवावस्था में। अब मैं आपको बताऊंगी नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव मीन्स नैतिकता उसमें नहीं होती। नैतिकता मीन्स क्या होता है, पहले तो ये बताइए, इसको कहते हैं इंग्लिश में मोरालिटी। क्या बोलते हैं इसको, मोरालिटी मीन्स होता है जो आप अपने मस्तिष्क के साथ सोच विचार करके काम को करते हैं, उसी को कहा जाता है नैतिकता। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखिए शेषावस्था कोई ज़्यादा बच्चा एज का तो नहीं होता। शेषावस्था मैंने आपको बताया जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, इसी को कहा जाता है शेषावस्था। तो देखिए नैतिकता का अभाव कैसे होता है कि बच्चा मतलब सोच विचार नहीं करता, बस ठीक है। नैतिकता का अभाव कैसे कि बच्चा सोच विचार नहीं करेगा, बल्कि किसी भी चीज़ को जो आपने बता दिया बस उसी को परिवार को देख रहा है, कॉपी कर रहा है और बस बता रहा है, वो उसकी अपनी कोई सोच विचार नहीं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब मैं बताती हूँ दूसरों पर निर्भरता। देखिए शेषावस्था एक ऐसी एज होती है जन्म से 5 वर्ष की जो ये एज है, या जन्म से 6 वर्ष कहीं कहीं इसको माना जाता है, जन्म से 5 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष। तो दूसरों पर निर्भरता का मीनिंग क्या है, देखिए बच्चा शेषावस्था जो होती है वो क्या होती है, जन्म से 5 या 6 वर्ष मैंने आपको बताया। दूसरों पर बच्चा क्या करता है कि बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है। जो बच्चे को दूसरों ने बताया सिखाया, ठीक है, वो उसी तरीके से दूसरों पर उसके जो जितने भी वो काम है, मतलब मम्मी पापा उनके ये सब उनको काम कर कर देते हैं। तो बच्चे की खुद की कोई सोच विचार नहीं होता, खुद को काम करने का कोई तरीका नहीं आता, तो दूसरे ही मतलब माँ बाप कर कर देते हैं। तो वो किस पर निर्भर है, माँ बाप पर, अपने पेरेंट्स पर निर्भर है। तो दूसरों पर निर्भर रहता है इस अवस्था में बच्चा, शेषवावस्था में। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है। शेषवावस्था कैसी है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार मतलब मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार से मैं आपको बताती हूँ मूल प्रवृत्तियाँ कैसे, मतलब क्या होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, कि इस अवस्था में बच्चे का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया शेष अवस्था में जो बच्चे का व्यवहार है वो कैसे होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे कि भूख लगेगी तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे खाना दो, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, क्योंकि उसके अंदर इतनी सोच विचार की क्षमता ही नहीं है। वो इतनी बातों को ना कह के बल्कि क्या करेगा, रोता रहेगा, भूख लगने पर रोकर जाहिर करेगा, मतलब रो रो कर दिखाया कि मैं मतलब भूखा हूँ। फिर माँ क्वेश्चन पूछती है कि अरे आप भूखे हैं, मतलब इस तरीके से रो रो कर दिखा रहा है, ठीक है। और उसके पास कोई भी वस्तु होगी ना, कुछ भी चीज़ होगी, तो वो किस तरीके से क्या करेगा, हर एक चीज़ को अपने मुंह में डालेगा। क्योंकि देखिए शेषावस्था कैसी है, मान लो 1 साल का बच्चा है या 1 साल का अगर बच्चा है या 2 साल का, तो वो बोलकर थोड़ी नहीं, क्योंकि शेषावस्था तो जन्म के बाद से स्टार्ट हो जाती है और 5 या 6 साल तक चलती है। तो वो 1 या 2 साल का बच्चा है, वो क्या करेगा कि भूख लगने पर रोकर जाहिर करेगा, ठीक है। और कोई भी वस्तु उसके आसपास पड़ी अगर उसको भूख लग रही है तो वो उसको मुंह में डालेगा। तो ये क्या होता है कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है, किसमें, शेषावस्था में। अब मैं आपको बताऊंगी संवेगों का तीव्र प्रदर्शन होता है नियंत्रण से बाहर, ठीक है। अब उन्हें सोच समझ की तो शक्ति उनके अंदर होती नहीं है, इतनी कम एज होती है। 1 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है। 1 साल का बच्चा क्या कह सकता है, कुछ नहीं कह सकता। संवेग में तीव्र प्रदर्शन मतलब नियंत्रण से बाहर, अगर उसको भूख लग रही है तो वो इतना रोता रहेगा, वो सोचेगा ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ, ठीक है। या पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है या मेरी मदर कहीं है तो मैं क्यों रोऊँ, अगर उसको भूख लग रही है तो वो रो रो कर जाहिर करता ही रहे कि वो भूखा है, ठीक है। तो संवेगों का तीव्र प्रदर्शन करता है कि उसे भूख लग रही है, मीन्स वो रोता चला जा रहा है, ठीक है। नियंत्रण से बाहर, इतना कंट्रोल से बाहर हो जाए कि चुप करना, कि माँ को चुप करना भी मुश्किल हो जाता है और फाइनली वो समझ जाती है कि उसको क्या करना है, खाना खिलाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दोहराने की प्रवृत्ति क्या होती है।
दोहराने की प्रवृत्ति से यहाँ पर क्या है कि दोहराना मतलब रिपीट करना। आप या तो दोहराने की प्रवृत्ति कहते हो या फिर आप इसको कह सकते हैं इमिटेशन। इमिटेशन क्या होती है? इमिटेशन मीन्स होता है नकल करना, ठीक है, कॉपी करना, किसी चीज़ को नकल करना, किसी की नकल उतारना। दोहराने की प्रवृत्ति मीन्स अगर माँ ने कोई बात बोली, पापा ने कुछ बात बोली है, या फिर चाचा ताई कोई भी कोई बात घर में परिवार में कर रहा है, तो बच्चा क्या करता है, उनकी बात को दोहराता है, उसको दोहराना अच्छा लगता है, वो उनको क्या कर रहा है, इमिटेट कर रहा है। इमिटेशन मीन्स दोहराने की उसकी प्रवृत्ति होती है, उन्हीं बात को दोहराना, बार बार उसको दोहराएगा, ठीक है। तो शेष अवस्था में ये दोहराने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर होती है। देखिए जिज्ञासु प्रवृत्ति से क्या है? जिज्ञासु प्रवृत्ति मतलब कोई भी खिलौना आपने बच्चे को दिया तो वह इसको तोड़ेगा, ठीक है, उसके साथ खेलेगा, ठीक है, उसको सीखने मतलब उसको खेले मतलब कोई भी खिलौना है उसको तोड़ दिया फिर उसको दोबारा से लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 4 से 5 साल के बच्चों को समझ तो होती नहीं है, वो कोई भी चीज़ सीखने के लिए तत्पर रहता है। कोई खिलौना है उसको एक एक मान ली कोई गुड़िया है, उसके हाथ निकाल दिया, पैर निकाल कर अलग रख दिया, फिर उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना। तो इसी को क्या क्या कहा जाता है? जिज्ञासु प्रवृत्ति। तो देखिए नेक्स्ट मैं आपके साथ बताती हूँ शेषावस्था की अतार्किक चिंतन की उपस्थिति। अतार्किक चिंतन की उपस्थिति मतलब कोई भी क्वेश्चंस वो कर सकता है आपसे, ऐसा नहीं कि वो सोच विचार के साथ ही क्वेश्चंस करेगा, या फिर कोई भी बात है वो आपके साथ सोच विचार के साथ ही करेगा, या फिर मतलब इस तरीके से वो कोई भी अतार्किक क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, कि चांद रात में ही क्यों दिखता है, दिन में क्यों नहीं दिख सकता, ठीक है। तो वो कोई भी ऐसा अतार्किक क्वेश्चन कर सकता है बच्चा, क्योंकि उसके पास तार्किक सोच विचार की क्षमता नहीं है, कोई भी अतार्किक क्वेश्चन बच्चा शेषावस्था में कर सकता है। स्वार्थी व आत्म प्रेमी होता है। इस अवस्था में बच्चा कैसा होता है? स्वार्थी होता है, जो खुद से प्यार करता है। आत्म प्रेमी मतलब स्वार्थी व आत्म प्रेमी, खुद से प्यार करने वाला होता है, बल्कि मतलब कैसे किसी अन्य इंसान पर नहीं जाएगा, किसी अन्य बच्चों को देख अन्य इंसान को देखकर रोएगा, किसी दूसरे इंसान को देखकर रोएगा, मतलब ऐसा डरेगा कि मतलब उसके पास नहीं जाएगा। आत्म प्रेमी मतलब अपने घर वालों से स्वार्थी मतलब अपने घर के लोगों को एक जान पहचान में रखता है और उन्हीं से प्यार करता है, उन्हीं को समझता है, उन्हीं को सब कुछ समझता है, बाकी कोई अदर इंसान है कुछ टाइम के बाद आया तो वो उनके पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो आत्म प्रेमी स्वार्थी मतलब खुद से ही प्यार, खुद की फैमिली को समझना, बाकी अदर कोई भी रिलेटिव से अगर वो उससे नहीं मिले या काफ़ी टाइम के बाद आकर उसके पास हैं तो वो उन्हें देखकर अजीब सा व्यवहार करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सोच विचार की क्षमता नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको क्या कहा जाता है। आगे मैं इसकी एक विशेषता आपको बताऊंगी, भावी जीवन की आधारशिला। तो देखिए शेषावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसको क्या कहा जाता है? भावी जीवन की आधारशिला कहा गया है, क्योंकि शुरुआत के टाइम में ही मैंने भी आपको एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में बताया था कि एक साइकोलॉजिस्ट है सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में ही बन जाता है। तो भावी जीवन के आधारशिला से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? वो ये है कि बच्चा इसी अवस्था में देख के पता चल जाता है कि वो किस लेवल तक जाएगा, कितना क्या बन सकता है, क्या चीज़ सीख सकता है, कि ये किस तरीके का रहेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पूत के पाँव पालने में दिख जाना। पूत के पाँव पालने में दिख जाना मीन्स कि बच्चे को हम बचपन में ही देखकर कहते हैं कि ये बहुत शरारती है, ये बहुत शांत स्वभाव का बच्चा है, ये चीज़ों को ज़्यादा सीख सकता है, ये भविष्य में ऐसा करेगा, कि ये भविष्य में ऐसा कर सकता है, ये बहुत एक्टिव बच्चा है, ये लॉयर बन सकता है। तो हम देख के ही अनुमान लगा लेते हैं, एक आइडिया लगा लेते हैं कि ये बच्चा ऐसा कर सकता है। तो इसी अवस्था में हम बच्चे को देखकर ये आइडिया लगा लेते हैं। तो इसीलिए इस शेषावस्था को कहा गया है भावी जीवन की आधारशिला। किसको कहा गया है? अगर आपसे देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है कि बताइए भावी जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था को कहा गया है, विकास की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसको भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है शेषावस्था को। किसको कहा जाता है? शेषावस्था को कहा जाता है भावी जीवन की आधारशिला। आई होप कि देखिए मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया शेषावस्था, फिर उसके बारे में बताई सारी डेफिनेशन, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया शेषावस्था की प्रमुख विशेषताएं, और 1 बाय 1 मैंने आपको जितनी विशेषताएं थी, जितना मुझे लग रहा था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने सब आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इससे बाहर एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, जितनी भी विशेषताएं थी वो सब मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में बताई हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपके साथ इससे आगे कुछ और पॉइंट है, मैं और इस चीज़ को मतलब शेषावस्था को और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, कोई भी चीज़ आपके माइंड में ऐसी ना हो कि आपको पता ही ना हो, ठीक है, कोई भी डाउट ना रहे इस अवस्था को। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो लंबा ज़रूर होगा, पर ऐसा होगा कि शेषावस्था से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटेगा ही नहीं, आप इतने अच्छे से इस चीज़ को समझ लेंगे आज। तो देखिए संवेगात्मक व्यवहार तथा मूल व्यवहार का प्रदर्शन। तो देखिए इस अवस्था में शिशु
जो बच्चा है, शिशु मीन्स बच्चा जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार करता है। संवेगात्मक व्यवहार मीन्स कैसा व्यवहार होता है, जैसे कि रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना आदि क्रियाएं संवेग रूप से होती हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है, जैसे कि बच्चा रोया तो उसका कैसा व्यवहार है, संवेगात्मक व्यवहार। चिल्ला रहा है, संवेगात्मक व्यवहार है। हाथ पैर पटकना, ऐसी जितनी भी वो क्रियाएं करता है तो उसी को क्या कहा जाता है, संवेगात्मक व्यवहार कहा जाता है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए, अब जो मैं आगे आपको बता रही हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पूछा जा सकता है। देखिए कि जैसे कि है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार आरंभ में शिशु में मुख्य रूप से 4 संवेग पाए जाते हैं। अभी मैं आपको संवेगात्मक बता रही थी ना, तो बताइए, अगर आपसे देखिए सीटेट में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताइए, पेडागोजी में पूछा जा सकता है कि 4 संवेग कौन कौन से हैं। ऐसे ऑप्शंस में आपको दे सकता है कि कौन कौन से शेषावस्था में ऐसे 4 संवेग होते हैं। तो स्टार्टिंग में जो पाए जाते हैं, भय, प्रेम, क्रोध, पीड़ा आदि। तो आपको ये चारों पता होने चाहिए, भय, प्रेम, क्रोध, पीड़ा आदि। ये कौन से हैं, ये ऐसे 4 संवेग हैं जो बच्चे के अंदर कब पाए जाते हैं, शेषवावस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको बताया कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार आरंभ में शिशु में मुख्य रूप से 4 संवेग पाए जाते हैं, और वो 4 संवेग हैं भय, प्रेम, क्रोध, पीड़ा। ठीक है, ये चारों ही संवेग हैं जो बच्चे में शेषावस्था में पाए जाते हैं बाल मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी। चलिए, अब आगे कुछ और पॉइंट है, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर देती हूँ कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित जो व्यवहार है बच्चे का, वो इस अवस्था में कैसा होता है। तो मैं आपके साथ ये चीज़ भी डिस्कस करती हूँ। देखिए, इस अवस्था में बच्चे का अधिकांश जो व्यवहार है वो किस पर होता है, जो बच्चे का व्यवहार जो होता है वो किस पर आधारित होता है, वो होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। किस पर, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित। मूल प्रवृत्तियां जैसे कि देखिए, प्रत्येक संवेग से जुड़ा हुआ एक मूल प्रवृत्ति होती है, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है, आप ऐसे कह दीजिए। तो देखिए, इस अवस्था में बच्चे का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे भूख लगी, उसको, बच्चे को भूख लगी, तो भूख लगने पर वह रोता है। क्या करता है, तो देखिए मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार कैसे हुआ कि भूख लगने पर बच्चे ने रोना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और जो 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 भी वस्तु उसके पास होती है, भूख लग रही है और जो भी वस्तु उसके पास है उसी को मुंह में डाल लेता है। तो ये क्या होता है, मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार होता है। आपको समझ में आया, मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो शेषावस्था है ये किस पर आधारित होती है। ये तो संवेग मैंने आपको 4 बताए, भय, प्रेम, क्रोध और पीड़ा, 4 संवेग पाए जाते हैं शेषावस्था में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने भी आपको एक चीज़ बताई कि इस अवस्था में जो बच्चे का व्यवहार होता है वो कैसा होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे कि भूख लग रही है तो बच्चा रोना प्रारंभ कर देगा, और जो भी वस्तु बच्चे के सामने है, मतलब कुछ भी उसके पास रखा हुआ है, तो वो उसी को अपने मुंह में डालना शुरू कर देता है, अपने मुंह में डालने लगता है, क्योंकि उसको भूख लग रही है। तो ये भी तो उसका मूल प्रवृत्ति से संबंधित व्यवहार हो गया कि भूख लगने पर वो कोई भी चीज़ उठाएगा अपने मुंह में डाल लेगा, और हम समझ जाते हैं कि बच्चा कैसा है, भूखा है। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो शेषावस्था है वो जन्म से 5 वर्ष या कहीं कहीं इसको जन्म से 6 वर्ष माना जाता है। तो आप समझ सकते हो, 1 साल का बच्चे के आगे आप कोई भी चीज़ डाल दो, अगर उसको भूख लग रही है, या तो वो बहुत तेज रोएगा, ये बोल तो वो पाएगा ही नहीं। 1 साल का बच्चा क्या बोलेगा, तो वो क्या करेगा, या तो रो के प्रकट करता है कि मैं भूख से, मतलब रोने से उसको हम अंदाजा लगाते हैं कि वो बच्चा भूखा है, या फिर उसके हाथ में कोई भी चीज़ आ जाए, कुछ भी पड़ा है, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, कुछ भी हो, उसको अपने डायरेक्ट मुंह में डालेगा। ठीक है, मुंह में डालकर हमें लगता है कि हाँ भाई बच्चा भूखा है। देखिए, शेषावस्था से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको विकास के विभिन्न अवस्थाएं, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था में 3 अवस्थाएं, और तीनों अवस्था में से मैंने आपको बताया कि मैं शेषावस्था पढ़ाऊंगी। मैंने शेषावस्था जो पढ़ाया है उसमें सबसे पहले आपको शेषावस्था के बारे में बताया, फिर महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो तो हर एग्जाम में परिभाषाएं, जैसे कि यूपी टेट हुआ, एच टेट हुआ, केवीएस एग्जाम, या फिर रीट के कोई एग्जाम हो रहा है, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, या फिर आप कोई भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, बीएड, डीएलएड, तो सभी में परिभाषाएं पूछी जाती हैं। वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। उसके बाद मैंने आपके साथ शेषावस्था की सारी विशेषताएं बताई हैं कि किस तरीके से शेषावस्था में जो जो विशेषता है, जैसे कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, बच्चा कैसा होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, तो वो मैंने सब आपको बताया, सारी विशेषताएं इसके डिस्कस की हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बच्चे का मूल प्रवृत्ति व संवेगात्मक जो व्यवहार है उसका
प्रदर्शन कैसे, मतलब वो सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो सारा ही मैंने आपको बताया है। और देखिए, आशा करती हूँ कि जितना मैंने आपको बताया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चीज़ों को बहुत ही सरल भाषा में समझाया है, डेली लाइफ से रिलेट करके चीज़ों को बताया है। बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास जो होता है वो शैशवावस्था में अदर अवस्थाओं से बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। ये सब मैंने आपको डिस्कस किया है, आपके साथ में आपको समझाने की कोशिश की है। और आई होप कि जितना मैंने आपको पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर देखिए आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया, या फिर आप जो भी अपनी राय है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं, जिससे कि मैं आपको आपके विचारों को समझ पाऊंगी और उसी तरीके से और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगी। और देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।